विधायिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति हुई है टू लेजिस्लेट से, टू लेजिस्लेट। टू लेजिस्लेट अर्थात कानून बनाना, टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर। यह अध्याय सरकार के एक अंग के अध्ययन से संबंधित है। हमने इससे पहले एक अध्याय पढ़ा जिसका नाम है कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव, और उस अध्याय में हमने विस्तार से पढ़ा कि कानून को कैसे लागू किया जाता है, कानून को लागू करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं, कानून को लागू करने में किन किन की भूमिका रहती है, और लागू करने और उसको क्रियान्वित करने में क्या क्या कौन कौन से अंग राजनीतिक व्यवस्था के इन्वॉल्व होते हैं। ये तो थी कार्यपालिका की बात। यदि हम सरकार की बात करें, सरकार, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, ये मैंने उस अध्याय में बताया था। पहला अंग विधायिका, जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं। दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। अंग्रेजी में यदि इसे कहें तो विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। ये 3 अंग। जब कोई कहता है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, तो सरकार के मायने क्या हैं? क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल या सांसद लोग, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं, विधानसभा सदस्य भी आते हैं, या नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, IAS IPS ऑफिसर, सेना, और फिर विभिन्न विभाग, सरकार के मायने क्या? क्या इन सब को जोड़ के सरकार बनती है? बात बिल्कुल सही है, इन सब को जोड़कर सरकार बनती है। और जब हम कहते हैं सरकार अच्छा कार्य कर रही है, अर्थात सरकार के सभी अंग जिनका मैंने अभी जिक्र किया वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जब सवाल उठता है कि सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है, ऐसा कोई कह दे, तो प्रश्न उठेगा कि सरकार का वो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है जिसकी आलोचना हो रही है। अच्छे कार्य के लिए तो सभी तत्पर रहते हैं, उसके श्रेय लेने के लिए। लेकिन जब बुरे कार्य की बात आती है कि कार्य बुरा चल रहा है, ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तब प्रश्न आता है कि कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। एक अंग्रेजी में मुहावरा है ना, सक्सेस हैज नो ऑर्फन्स, सक्सेस हैज नो ऑर्फन्स। सफलता का कोई अनाथ नहीं होता, सफलता के लिए सब लोग लगे रहते हैं श्रेय के लिए। एंड फेल्योर देयर इज नोबडी टू कम फॉरवर्ड। तो जब सरकार का असफल होती है, ऐसी बात होती है, तो कौन सा अंग असफल होता है, तो प्रश्न उठता है कि क्या वह विधायिका है जो असफल हुई है, क्या वह कार्यपालिका है जो असफल हुई है, या न्यायपालिका है, या इनमें से कोई 2 अंग हैं, आदि आदि। कार्यपालिका को पढ़ने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधायिका अपना कार्य कैसे करती है और कैसे कर रही है, कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है।
उसमें क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, इसका अध्ययन इस अध्याय में होगा जिसका नाम है विधायिका। भारत में चुनाव की प्रक्रिया का भी अध्ययन हमने कर लिया है। इसके पहले चुनावी प्रक्रिया के अध्याय के तहत हम इसको विस्तार से समझ चुके हैं कि चुनाव कैसे होते हैं। और चुनाव की बात करते हुए हमने सांसदों की बात की, विधानसभा सदस्यों की बात की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि की बात की। ये सब विधायिका के अंग हैं। दूसरे शब्दों में विधायिका में अधिकतर लोग, बल्कि कहना चाहिए सभी लोग, चुनाव से आते हैं। विधायिका में सरकार का जो पहला अंग है जिसका काम है कानून बनाना, उसके जो सभी अंग हैं उनका गहरा संबंध चुनाव से होता है। और इनके चुनाव कैसे होते हैं, कितने पारदर्शी हैं, कितने सफल तरीके से हम इनका चुनाव कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं उन अध्यायों में। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है, नियुक्त नहीं होती, निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। तो निर्वाचन होने वाले लोग जो हैं वो सब विधायिका में हैं। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा यही है। निर्वाचन जिनका होता है जनता के द्वारा, मतदान के द्वारा, चुनाव के द्वारा, वे सब विधायिका का अंग होते हैं। राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में। और ये जो चुने हुए लोग हैं, जनता इनको क्यों चुनती है? अपने प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए। क्योंकि हर जगह जनता निर्णय लेने के लिए, किसी चीज़ पर, नीतियों पर अपना विचार रखने के लिए एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वह अपने विचार रखती है। अर्थात प्रतिनिधि लोग जो हैं वो अपनी निर्वाचन क्षेत्र की जनता की आवाज़ संसद में उठाते हैं और इसलिए वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बहुत स्पष्ट बात है कि चुने हुए लोग सामान्यतः विधायिका के होते हैं। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, इन बिंदुओं को थोड़ा सा देख लें। हम पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती है, निर्वाचित विधायिका की कार्यशैली और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती है। क्योंकि भारतीय जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, वह संसदीय व्यवस्था है। इस संसदीय व्यवस्था में विधायिकाओं की भूमिका बड़ी अहम है। तो ये संसदीय व्यवस्था कैसे लोकतांत्रिक व्यवहार को बनाए रखती है। संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही लोकतंत्र में इनके महत्व के जानेंगे। कितने महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, चुनाव और चुनावी प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमने समझा उस पिछले अध्यायों में। एक लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम समझेंगे कि जो लोग चुने गए हैं चुनावी प्रक्रिया से, उनका लोकतांत्रिक शासन में क्या महत्व होता है। तो इस प्रकार विधायिका का क्या महत्व, ये हमारा एक बिंदु होगा। संसद के कार्य और शक्तियां, ये दूसरा बिंदु होगा। कानून कैसे बनता है, ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा। कानून कैसे बनता है, कौन बनाता है, कानून बनाने की क्या शैली है, क्रिया है, क्या पायदान है। उसके बाद चौथा बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण, सरकार के 3 अंगों में एक कार्यपालिका को हमने पढ़ा और वो बीच में है, क्योंकि वह कानून लागू करती है। उससे पहले कानून बनाने वाली अंग है जो विधायिका कहलाता है। तो जो चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे वह ये है कि विधायिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। अर्थात विधायिका
कैसे सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को सही रूप में लागू करे और सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका जो है वह अपने दायरे में रहते हुए संसद के सुपरविजन में, संसद के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करे। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि संसद जो है वो कार्यपालिका से ऊपर है, ज़्यादा मजबूत है। 3 अंगों में कार्यपालिका से ज़्यादा मजबूत है संसद या विधायिका। और क्यों ना हो, क्योंकि विधायिका तो जनता की चुनी हुई, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों का अंग है और जनता सर्वोपरि है, तो इसलिए संसद सर्वोपरि होगी। और अंतिम बिंदु जो हम पढ़ेंगे कि संसद स्वयं अपने को कैसे नियंत्रित करती है। क्या संसद पर किसी का नियंत्रण नहीं है, या संसद जैसा चाहे वैसा कर सकती है, या उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, दायरे हैं, किसी का नियंत्रण है, संवैधानिक नियंत्रण है, आदि आदि। तो इस प्रकार हम इन बिंदुओं का अध्ययन करते हुए हम विधायिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। सरकार का वह अंग जिसका कार्य है कानून बनाना। विधायिका कानून निर्माण करना, कार्यपालिका स्वीकृत और लागू करना, और न्यायपालिका जो है उसका कार्य है उचित व अनुचित का निर्णय लेना। जो कार्यपालिका ने जो कार्य किया है, जो कानून लागू किया है, सही किया है कि नहीं, सही तरीके से किया है कि नहीं, संसद ने जो कानून बनाए हैं वे सही हैं कि नहीं, संवैधानिक दृष्टि से उचित हैं कि नहीं, ये कार्य करता है न्यायपालिका। कानून के औचित्य को, उसके लागू करने की पद्धति को, इस पर नज़र रखते हुए वह बताता है कि यह उचित है या नहीं। व्यवस्थापिका या विधायिका या लेजिस्लेचर। भारत में जो प्रणाली है वह एक तो होती है यूनिटरी और दूसरी होती है संघवाद, यूनियन। भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था से ताल्लुकात है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक केंद्र में एक सरकार रहती है और राज्यों की अपनी सरकारें हैं। राज्यों को मिलाकर एक संघ बनता है। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत के 29-30 राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन ऑफ स्टेट्स के जरिए एक देश बनता है जिसे कहते हैं भारत। पूरे भारत के लिए एक सरकार दिल्ली में बैठती है और हर राज्यों के लिए एक एक सरकार उनके राज्य के जिले में, राज्य की राजधानियों में बैठती है। ये है संघवादी व्यवस्था। यदि मैं पक्के संघ की बात करूं, एक वास्तविक संघ किसे कहते हैं? संघ अर्थात फेडरेशन, और जो एकात्मक देश होता है जहां फेडरेशन नहीं रहता उसका उल्टा होता है यूनिटरी। भारत एक फेडरल कंट्री है जहां पे संघ वाली शासन प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन भारत कुछ दृष्टि से यूनिटरी भी है जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ फीचर्स अपनाए गए हैं। तो संघ की बात करें, एक पक्का संघ वो देश है जहां वास्तव में कुछ राष्ट्र, जिसे हम राज्य कहें, वे मिलकर एक देश बनाते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो पहली इसकी शर्त होती है संघ की। दूसरी संघ की शर्त है ये जो स्टेट्स हैं ये समय आने पर, जरूरत पड़ने पर अब उस देश से अलग हो सकते हैं।
इस बात की स्वतंत्रता उनको रहती है कि जिस प्रकार वे अपने निर्णय से जुड़े हैं संघ में, ऐसे ही अपने निर्णय से वो संघ से बाहर भी आ सकते हैं और स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। ये एक पक्के फेडरेशन की परिभाषा है। तीसरी बात, जो पक्का फेडरेशन होता है वहाँ पर दो तरह की नागरिकता होती है। एक तो देश की नागरिकता और दूसरी अपने राज्य या राष्ट्र की नागरिकता। तो ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ रहती है, दोहरी नागरिकता रहती है। ये है फेडरेशन की विशेषताएं। आप अभी अपना ध्यान केवल विशेषताओं पर रखें। यूनियन ऑफ स्टेट्स पहला, दूसरा जुड़ने की स्वतंत्रता और हटने की स्वतंत्रता, और तीसरा दोहरी नागरिकता। अब इसके उल्टे यूनिटरी में क्या रहता है, जिसे हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। यूनिटरी में एक ही सरकार रहती है, बल्कि चौथी विशेषता हम फेडरेशन की कह सकते हैं, दो तरह की सरकारें, ड्यूअल गवर्नमेंट, केंद्र में और राज्यों में। लेकिन यूनिटरी में पहले फीचर की यदि बात करें तो वह यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं होता, वह एक राष्ट्र ही होता है, यूनियन ऑफ स्टेट नहीं रहता। दूसरा, चूंकि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, वहाँ किसी राष्ट्र या किसी राज्य के स्वतंत्र होने की बात ही नहीं। कोई जुड़ा नहीं है तो कोई निकलने की स्वतंत्रता भी नहीं रखता। कोई क्षेत्र एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना सकता। तो ये दूसरी विशेषता। तीसरा, ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ नहीं रहती, वहाँ इकहरी नागरिकता ही रहती है। राष्ट्र की नागरिकता ही व्यक्ति की नागरिकता है, एक नागरिकता। और चौथा, वहाँ एक ही सरकार रहती है, वह कहलाती है केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार ये चार विशेषताएं दोनों में रहती हैं अलग अलग। भारत की ओर यदि हम देखें तो भारत का संघवाद थोड़ा सा अलग है, मिश्रित है। मिश्रित है, दोनों का कुछ मिला हुआ। फेडरेशन की परिभाषा से उसने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिया है, फेडरेशन की परिभाषा से उसने ड्यूअल गवर्नमेंट लिया है, लेकिन फेडरेशन की परिभाषा के दो अन्य बातें उसने नहीं ली हैं अपने संवैधानिक राजनीतिक ढांचे में। अर्थात हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है और हमारे यहाँ किसी राज्य को स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता नहीं है। यूनिटरी के भी हमने दो विशेषताएं ली हैं और उन दो विशेषताओं में हमने पहली विशेषता ये ली कि दोहरी नागरिकता नहीं है, और दूसरी विशेषता ये ली कि हमने जो स्वतंत्र होने की जो स्वतंत्रता है, वो अलग होने की जो स्वतंत्रता है, वो यहाँ नहीं दी गई है। तो इस प्रकार इंडिया इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। भारत न तो पूर्ण रूपेण संघ है और न पूर्ण रूपेण एकात्मक देश। दूसरे शब्दों में, इंडिया इज पार्टली फेडरल पार्टली यूनिटरी। भारत कुछ हद तक फेडरल है, संघ है, और कुछ हद तक यूनिटरी है, एकात्मक है। तो अब हम ये समझ गए कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में, उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। और इस संघात्मक शासन व्यवस्था में हम दो भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया देखते हैं, दो संस्थाओं द्वारा। क्योंकि भारत संघात्मक है। संघात्मक है तो राज्यों को भी कानून बनाने की स्वतंत्रता है और केंद्र को भी कानून बनाने की स्वतंत्रता है। और इसलिए हमारे यहाँ जो विधायिका है, हमारे यहाँ जो व्यवस्थापिका है, वो दो स्तर पर कानून बनाने का काम करती है, एक केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर जो संस्था
कानून बनाने का कार्य करती है उसे कहते हैं संसद, अंग्रेजी में पार्लियामेंट, जिसका काम है कानून बनाना। व्यवस्थापिका जो पहला अंग है उसका जो वह अंग जो है उस अंग का हिस्सा है संसद, जिसका काम है केंद्र में कानून बनाना। राज्यों में जो कानून बनाता है तो व्यवस्थापिका के उस अंग को राज्य में कहते हैं विधानमंडल। सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका सैद्धांतिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये हम समझ गए होंगे, क्योंकि व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका पर लगाम रखती है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती है, कानून का निर्माण करती है, जिसके आधार पे कार्यपालिका शासन करती है। शासन करने का काम कार्यपालिका का है, उसको शासन करना अर्थात जो कानून वगैरह बने हैं उनको लागू करना, नीतियों को धरातल पे लाना, ये शासन करना है। तो शासन करने का काम कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका किन कानूनों के आधार पे करती है ये काम? उन कानूनों के आधार पे जो विधायिका या व्यवस्थापिका ने बनाए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं विधायिका कार्यपालिका के ऊपर है। इस प्रकार व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आधार देती है। और आधार के मायने हैं कार्यपालिका को वह कानून देती है, नीतियां देती है, जिसे कार्यपालिका लागू करती है। सही लागू हुआ कि नहीं, सही कानून बने कि नहीं, ये देखने का कार्य न्यायपालिका का। तो आधार कौन दे रहा है न्यायपालिका को? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। इतना ही नहीं, केवल यही बात नहीं, व्यवस्थापिका ही कुछ सीमा तक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के साथ साथ संविधान का संशोधन भी कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं संविधान के संशोधन करने की ताकत विधायिका में है, कार्यपालिका में नहीं। कुछ हद तक, भले ही कुछ हद तक ही उसकी एक सीमा है, लेकिन संशोधन करने की ताकत उसमें है व्यवस्थापिका में। कुछ बदलाव करने की ताकत व्यवस्थापिका को दी गई है हमारे संविधान में। इससे भी ये साबित होता है कि व्यवस्थापिका जो है वह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर अंग है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्थापिका सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कुछ विशेष महत्व रखती है, कुछ ऊंचे पायदान पर रहती है। और जनता की आवाज़ संसद में ही तो उठती है। इन सब कारणों से बात बड़ी स्पष्ट, व्यवस्थापिका सर्वोपरि, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, वह सर्वोपरि। तो हमने सबसे पहले देखा सरकार, सरकार के बाद उसके तीन अंग, तीन अंगों के जो संस्थाएं हैं, जुड़ी हुई संस्थाएं, उनका जिक्र। अब इसमें हम व्यवस्थापिका में हम आते हैं। व्यवस्थापिका को केंद्र में संसद के माध्यम से देखा जा सकता है और राज्य में विधानमंडल। संसद के मायने क्या हैं? संसद मतलब क्या? आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि संसद के तीन अंग हैं। सामान्यतया हम संसद से दो अंगों का ही जिक्र करते हैं जब संसद की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा नहीं है। वास्तव में संसद के तीन अंग हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और लोकसभा। सामान्यतः राष्ट्रपति को हम संसद का अंग मानने में भूल जाते हैं, चूक कर जाते हैं, या उसे कई लोग मानते भी नहीं। जाने अनजाने में राष्ट्रपति को वो संसद का अंग नहीं मानते, जो गलत है। संसद यानी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना।
सर्वोच्च संस्था जो कानून बनाती है। और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रथा है, इसे हमने इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड में भी संसदीय प्रणाली है, वहाँ राष्ट्रपति नहीं है, पर वहाँ राजा या रानी है राष्ट्रपति के स्थान पर। और भारत में जैसे प्रधानमंत्री है, तो इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री है। भारत में जैसे संसद है, तो इंग्लैंड में भी संसद है। अंतर केवल है राष्ट्रपति बनाम किंग और क्वीन। इंग्लैंड के साथ यदि तुलना करें तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 79, उसमें लिखा गया है साफ कि संघ के लिए एक संसद होगा। यानी संसद का जो कार्य क्षेत्र है वह पूरा देश है, पूरा संघ है, जिसमें राज्य भी शामिल हैं। और ये संसद जो होगी वह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा है। राष्ट्रपति भी कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत निकट से जुड़ा हुआ है। कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखना है। इसीलिए राष्ट्रपति को भी विधायिका में जोड़ा गया है। इस प्रकार विश्व के जो जितने भी संघीय शासन देशों में हैं, उसी तरह भारत में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक, 2 सदन वाली व्यवस्थापिका। वो 2 सदन वाली व्यवस्थापिका कौन सी? एक सदन राज्यसभा, दूसरा सदन लोकसभा। और पहला तो राष्ट्रपति है ही, वह सदन नहीं है, वह एक पद है, देश का सर्वोच्च पद। तो इस प्रकार हमने भारत की विधायिका जो केंद्र में है, केंद्र के बारे में हमने बात की और ये जाना कि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। बात यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गई।